अक्सर ये माना जाता है कि अपनी जिंदगी की कहानी लिखने का चलन, मतलब ऑटोबायोग्राफी, एक मॉडर्न वेस्टर्न आइडिया है। लेकिन क्या ये वाकई पूरा सच है या फिर हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है? चलिए आज इसी सोच की परतें खोलते हैं। देखिए, ये बात खुद गांधी जी ने कही थी। इससे पता चलता है कि ये धारणा कितनी गहरी थी, यहाँ तक कि हमारे अपने विचारकों के मन में भी। सोचिए जरा, 1920 के दशक में जब वो अपनी कहानी लिख रहे थे, तब उन्हें भी ऐसा लगा जैसे वो कोई पराई पश्चिमी परंपरा अपना रहे हों। और इस सोच को यूरोप के विद्वानों ने और भी पक्का कर दिया। उनका तर्क था कि अपनी कहानी लिखना तो सिर्फ पश्चिम की देन है, जो ये दिखाता है कि वहां व्यक्ति को समाज से ऊपर माना जाता है। उनका मानना था कि बाकी दुनिया में तो इंसान की पहचान उसके समुदाय से ही होती है, उससे अलग नहीं। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि अपनी कहानी कहने की कला किसी एक जगह या एक संस्कृति की जागीर नहीं है। ये तो एक वैश्विक और सदियों पुरानी परंपरा है, जो दुनिया के कोने कोने में अलग अलग तरीकों से पनप रही थी। और यहीं पर वो सिर्फ पश्चिम वाली थियरी वो टूट जाती है। देखिए, जापान में तो मध्य युग से ही लोग, खासकर महिलाएं, अपनी कहानियां लिख रही थीं। ऑटोमन साम्राज्य की बात करें तो वहां की डायरीज और यात्रा वृत्तांतों का तो कहना ही क्या। और अरब दुनिया में, अरे वहां तो विद्वानों के लिए अपनी जीवनी लिखना सदियों से एक आम बात थी। पर इसी वैश्विक परंपरा की एक सबसे मजेदार और जीती जागती कड़ी हमें मिलती है मुगल भारत में। यहाँ सिर्फ सम्राटों ने ही नहीं, बल्कि उनके सेवकों और अधिकारियों तक ने अपनी कहानियां लिखी, जो उस दौर का एक अनूठा आईना बन गई। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य के संस्थापक से ही। एक ऐसा बादशाह जिसने न सिर्फ एक सल्तनत की नींव रखी, बल्कि अपनी जिंदगी की किताब को भी बिना किसी लाग लपेट के दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। यह है बाबर की दुनिया। उसका सफर मध्य एशिया के फरगना और समरकंद जैसे शहरों से शुरू हुआ, फिर काबुल से गुजरा और आखिरकार हिंदुस्तान में आके थमा। ये सिर्फ एक जमीनी सफर नहीं था, ये वो सफर था जिसने बाबर को और उसकी कहानी दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बाबरनामा ये किसी बादशाह की लिखी तारीख नहीं है, बल्कि ये उसकी पर्सनल डायरी है। अपनी जबान चगताई तुर्की में लिखी गई ये किताब हमें सीधे एक शासक के दिमाग में झांकने का मौका देती है। उसकी जीत, उसकी हार, उसकी पसंद नापसंद, सब कुछ एकदम रॉ, अनफिल्टर्ड। बाबर के शब्दों में अपनी मातृभूमि के लिए एक टीस, एक गहरा लगाव साफ झलकता है। उसके लिए समरकंद सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक खोया हुआ ख्वाब था। वो वहां के खरबूजों को, वहां की हवा को, वहां की हर छोटी बड़ी बात को याद करता है, और ये दर्द उसकी पूरी कहानी में महसूस होता है। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में उसके पहले विचार ठीक इसके उलट थे, बेहद सख्त। उसे यहाँ के लोग, यहाँ का समाज, यहाँ का रहन सहन कुछ भी पसंद नहीं आया। और वो ये बातें इतनी बेबाकी से लिखता है कि पढ़कर आज भी हैरानी होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, अगर हिंदुस्तान इतना ही नापसंद था तो बाबर यहाँ रुका क्यों? इसका जवाब बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल था, पैसा और सोना। जी हाँ, ये बात उसकी वो जो एक रोमांटिक छवि है ना, उससे बिल्कुल अलग है। ये एक असल विजेता की सोच को सामने लाती है। बाबर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंसान था। उसके अंदर के विरोधाभास कमाल के थे। देखिए, एक तरफ वो हिंदू तीर्थों को देखने के लिए उत्सुक है, तो दूसरी तरफ वो उन्हीं के लिए नफरत भी जाहिर करता है। उसका पूरा संस्मरण ऐसे ही उलझे हुए विरोधाभासी पलों से भरा पड़ा है। तो आखिर बाबर था कौन? वो एक कवि था जो दुश्मनों की खोपड़ियों की मीनारें बनाता था। वो एक पक्का मुसलमान था जिसने जैन मूर्तियों को तोड़ने का हुक्म दिया। यही उलझा हुआ व्यक्तित्व उसे इतना दिलचस्प बनाता है। और यही वजह है कि इतिहासकारों के लिए ऐसे संस्मरण अनमोल होते हैं, क्योंकि ये वो सच दिखाते हैं जो शाही इतिहास में कभी नहीं मिल पाता। लेकिन क्या सभी मुगलों की सोच बाबर जैसी ही थी? बिल्कुल नहीं। अब मिलते हैं बाबर के एक चचेरे भाई से, जिसकी कहानी एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करती है। जरा बाबर और उसके चचेरे भाई मिर्जा हैदर दुगलत के बीच का फर्क देखिए। जमीन आसमान का फर्क। जहां बाबर को हिंदुस्तान जरा भी नहीं भाया, वहीं मिर्जा हैदर कश्मीर की खूबसूरती का दीवाना हो गया। और सबसे बड़ा अंतर क्या था? बाबर ने मूर्तियां तोड़ी, जबकि मिर्जा हैदर ने कश्मीर के हिंदू मंदिरों को दुनिया का अजूबा तक कह दिया। ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। एक ही शासक परिवार के अंदर भी अपनी नई दुनिया और वहां की संस्कृति को देखने का नजरिया एकदम अलग हो सकता था। मतलब कोई एक फिक्स्ड मुगल सोच जैसी चीज नहीं थी। और ये अपनी कहानी लिखने की परंपरा सिर्फ शाही खानदान तक ही सीमित नहीं थी।
अब जरा उन आवाजों को सुनते हैं जो थीं तो सिंहासन के बहुत करीब, लेकिन सिंहासन पर नहीं थीं। मिलिए जौहर आफताब जी से। वो सम्राट हुमायूं के लिए पानी का लोटा उठाने वाला एक मामूली सेवक था, लेकिन उसने अपने बादशाह की जिंदगी के उतार चढ़ाव को इतने करीब से देखा कि उसने उन सारी घटनाओं को लिख डालने का फैसला किया। उसकी कहानी हमें एक सेवक की नजरों से पूरा इतिहास दिखाती है। और फिर है बयाजीद बेग, एक सिपाही, एक अधिकारी। वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन बुढ़ापे में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी एक लेखक को बोलकर लिखवाई। उनकी कहानी एक साधारण सैनिक के नजरिए से साम्राज्य की सेवा में बीते जीवन की दास्तान है। और सुनिए, ये तो सिर्फ 3 उदाहरण हैं। मुगल दुनिया में अपनी कहानी लिखने की ये साहित्यिक परंपरा इससे कई ज्यादा गहरी और फैली हुई थी, जिसमें न जाने और कितनी ही आवाजें शामिल थीं। तो सम्राटों से लेकर उनके सेवकों तक के लिए अपनी कहानी लिखना सिर्फ एक शौक नहीं था। नहीं, ये अपनी पहचान बनाने का, अपनी तेजी से बदलती दुनिया को समझने का और इतिहास में अपनी एक जगह दर्ज करने का तरीका था। ये संस्मरण सच में उस युग के आत्म के दर्पण थे। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए भी है। ये जो निजी कहानियां हैं, ये जो व्यक्तिगत दर्पण हैं, ये हमें इतिहास के बारे में ऐसा क्या बताते हैं जो बड़े बड़े सरकारी इतिहास और शाही दस्तावेज अक्सर छिपा जाते हैं? सोचने वाली बात है कि शायद असली इतिहास इन्हीं छोटी छोटी अनसुनी आवाज़ों में ही कहीं जिंदा रहता है।